सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के आया है आज की इस वाली वीडियो में जो चैप्टर नंबर 7 है, उसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। उसका पार्ट जो है वो सेकंड आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए आप लोगों के लिए। 11th क्लास के बच्चों की है भाई ये हिस्ट्री नाम का जो सब्जेक्ट है उसका। ठीक है, इसमें भाई मैं क्या करूंगा, आपका इसका ये पार्ट जो है इस वाली वीडियो का ये सेकंड वाला पार्ट है। इससे पहला वाला पार्ट एक जो है वो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से जाकर के पहला वाला जो पार्ट है उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद ही आपको कहीं ना कहीं पार्ट ये जो सेकंड है जब ही समझ में आएगा, वरना ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर है? तो इससे पहला वाला जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले एक बार जाकर के उसको जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए अभी ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका जो अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो ये है कि मेजी पुनर्स्थापना। क्या? मेजी पुनर्स्थापना। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेजी पुनर्स्थापना जो है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो भाई क्या हुआ था कि 1867 से 1868 में मेजी वंश। मेजी क्या है भाई? मेजी पुनर्स्थापना के बारे में आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको मेजी का मतलब भी तो पता होना चाहिए। भाई मेजी कौन है? भाई मेजी जो थे ये एक वंश का नाम था। क्या था? एक वंश का नाम था। मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन जो था वो समाप्त हो गया। भाई जब मेजी वंश जो था इसके नेतृत्व में जो तोकुगावा जो वंश जो था इसका शासन जो था वो खत्म हो गया था। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई सारे कारण थे। कौन कौन से कारण थे? देश में तरह तरह का असंतोष का फैलना, साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार व कूटनीति जो संबंध है उनकी मांग जो थी वो की जा रही थी। ठीक, और इसी बीच 1853 में अमेरिका ने जो कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ जो था भेजा था, जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ जो राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए थे। देखो भाई आपको पता होगा कि जापान और अमेरिका की क्या हुई थी कि पहले जो थी वो लड़ाई हुई थी, है ना। और जिस लड़ाई में अमेरिका जो था वो जीता था, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम जो थे वो गिराए थे। किस पर? जापान पर। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में अमेरिका ने क्या किया, एक व्यापार करने के लिए पत्र भेजा कि हाँ भाई अब आप इस पर राजी हो जाओ कि हम पत्र जो है भेज रहे हैं। किस चीज का? कि हम व्यापार आपस में भी कर सकें उस लड़ाई को भूल करके। क्लियर है? तो ये चीज हुई थी। ठीक, और क्या हुआ था, जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखो भाई जापान ने क्या किया, पहले तो इस पर काफी ज्यादा बातचीत मतलब सोचा समझा, फिर उसके बाद अगले साल इस पर सहमति दिखाई अपनी, ठीक, हस्ताक्षर करके। और जापान चीन के रास्ते में था। जापान जो था, जापान जो है वो चीन के रास्ते है। भाई जापान चीन के रास्ते कैसे? भाई देखो क्या है, जब भी आप क्या करोगे, जब आप जापान से कहां पर जाना होगा, अमेरिका की ओर जाना होगा, तो कहीं ना कहीं भाई क्या होगा कि बीच में चाइना जरूर होगा। तो इसलिए भाई ऐसा हुआ था। ठीक है, तो जापान चीन के रास्ते में था। ठीक, और अमेरिका जो था वो चीन में एक बड़ा बाजार भी देखता था। अमेरिका भाई क्या देखता था कि चाइना जो है एक बहुत बड़ा बाजार है। क्यों है? क्योंकि यहां पर आबादी बहुत है। इसके अलावा भी जो अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों का मतलब क्या होता है? बेड़ का मतलब होता है अपनी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो शक्ति की चीजें होती हैं, यानी कि जिनसे बिजली बन सके या फिर जिनसे अपनी आर्मी को हथियार में अपनी आर्मी जो है उसको वहां पर रख सके, जिससे भाई क्या हो सके, वो अपने देश की सुरक्षा को बढ़ा सके। उसके लिए ईंधन लेने को जगह चाहिए थी। भाई इसको ईंधन भी नहीं मिलता था। आपको पता होगा कि समुद्र के आसपास के एरिया में ईंधन बहुत बड़े लेवल पर मिलता है, तो वो इसके रूप में भी देखता था। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था इंग्लैंड। जापान के साथ केवल एक ही देश व्यापार करता था, उस देश का नाम था इंग्लैंड। मैंने अभी इंग्लैंड बोला ना, वो गलती से इंग्लैंड निकल गया, एक्चुअली ये हॉलैंड है। क्या है ये? हॉलैंड है। यही एक ऐसा देश था जो कि किसके साथ व्यापार करता था, जो कि जापान के साथ जो था वो व्यापार किया करता था। क्लियर है? तो ये था। और भाई क्या है, और देखिए अब भाई इसमें क्या था, ये अकेला व्यापार करता था। 1868 में एक आंदोलन के द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से क्या किया गया, हटा दिया गया था। सम्राट मेजी था, उसको एदो ले आया गया। भाई जो सम्राट जो था
उनको भाई क्या किया गया, सम्राट मेजी को एदो, एदो आपको पता है राजधानी का नाम है, और बाद में इसका नाम टोक्यो हो गया था, ठीक। उसमें जो था लाया गया था और एदो को राजधानी बना दिया गया था। इसका नया नामांकन आपको पता होगा टोक्यो रखा गया था, जिसका मतलब होता था पूर्वी राजधानी। टोक्यो का मतलब क्या होता है, टोक्यो का मतलब होता है पूर्वी राजधानी। अधिकारीगण, जो अधिकारीगण होते थे, जो अधिकारी होते थे सारे के सारे, और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। भाई जो काफी सारे लोग जो थे वो ये जानते थे, अधिकारीगण, अधिकारीगण का मतलब ये होता है कि जो लोग सरकारी बागडोर हाथ में लिए हुए हैं, जो अधिकारी हैं कंपनी से जुड़े हुए, वो सारे के सारे भारत और अन्य ऐसे देशों को अपना गुलाम बना रखा है ना, ये बात ये बोल रहा है, ठीक। अब अगला वाला पेज देखते हैं, उस पर क्या कि भाई इसमें क्या बताया गया है कि ब्रतनानियों, किसको, ब्रतनानियों के हाथों में चीन, हाथों से चीन से है, सॉरी यहां पर है ना, क्या है से, हाथों से चीन की हार की खबरें फैल रही थी। भाई ब्रतनानियों ने क्या किया था, चीन को हरा दिया था, तो इसकी जो खबर जो थी वो बड़े लेवल पर फैल रही थी। इस सब के चलते लोगों में एक असली डर बन गया था, क्या, कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है, जापान भी गुलाम बन सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से जो थे वो सीखना चाहते थे। वो ये कहते थे कि भाई जो यूरोप है, यूरोप जो महाद्वीप है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये कई सारे देशों को अपना गुलाम बनाता जा रहा है। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते थे। वो ये कहते थे कि नहीं भाई, जो यूरोपीय लोग हैं ये अलग हैं, हमारे जैसे नहीं है, हमें इनसे कुछ नहीं सीखना चाहिए, उल्टा इन्हें हमें हमारे देश से इनको भाग जाना चाहिए, है ना, हमें अपने से इनको दूर रखना चाहिए। हालांकि वह उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार तो थे। वो ये बात कहते थे सारे लोग कि भाई हम इनकी तकनीकी तो अपना लेंगे, लेकिन इन्हें नहीं, इन्हें तो भगा कर ही रहेंगे। कुछ देश को जो था वो बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम अपने आप को, यानी कि जापान जो है या ऐसे कई सारे देश ही कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, अपने विदेशी जो व्यापार है इनको धीरे धीरे करके भाई क्या करेंगे, बढ़ाएंगे विदेशों में। क्यों, क्योंकि अगर हमने गलती से भी ज्यादा लेवल पर व्यापार किया और कहीं उसी गलती की वजह से भाई क्या हो गया, हम भी भारत के जैसे गुलाम बन गए, तो है ना, तो ये चीज थी, तो इसीलिए कह रहे थे। और सरकार ने फुरकोकू, ठीक है, सॉरी फुरकोकू क्योड यानी समृद्ध देश और मजबूत देश, इसका अर्थ होता है, ठीक है। इसके बारे में है ना, साथ नई नीति को जो या उसका ऐलान जो था वो किया था। इन्होंने नई नीतियों का भी ऐलान किया था कि अब हम नई तरीके से जो है वो देश को चलाएंगे। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि उन्हें जो है अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसने, जापान ने, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह ही पराधीनता का सामना करना पड़ेगा, यानी कि गुलामी जो है वो करने पड़ेगी। इस कार्य के लिए उन्हें ऐसा जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करना और प्रजा को नागरिक की, भाई क्या करना, नागरिक की श्रेणी में बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी, ठीक। तो ये बात थी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इससे भाई क्या रहेगा कि हम इसको और अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे, है ना, ऐसा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब देखो क्या था, हाँ कुछ महसूस हुई थी। इसके साथ ही नई सरकार ने भाई क्या किया, नई जो सरकारें आई उन्होंने भाई क्या किया कि जो नई सरकारें थी इसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने, सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम दोबारा से व्यवस्था बनाएंगे सम्राट के लिए और अच्छी तरीके से दोबारा से कानून जो है वो चलाया जाएगा। भाई ऐसी बात क्यों हुई थी, ताकि हम भारत की तरह गुलाम ना बन जाए, इसलिए। भाई सम्राट व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती थी, भाई सम्राट व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया गया। अब भाई सम्राट व्यवस्था जो है ये कौन सी व्यवस्था है, सम्राट व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सम्राट और नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे, यानी तीनों ही मैन होते थे। सम्राट जो था, सॉरी नौकरशाही व सेना और सम्राट,
ये इसके प्रति उत्तरदायी होते थे। भाई जो सारा का सारा नौकरशाही जो होता था और सेना, ये सम्राट के प्रति भाई क्या रहते थे, उत्तरदायी रहते थे। यानी ये और ये, यानी नौकरशाही और सेना, ये सम्राट को जवाब देते थे। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना जाता था। भाई सम्राट, ऐसा माना जाता कि सम्राट जो है वो सूर्य देवी का क्या, कौन है, वंशज, बेटा है। ठीक, लेकिन साथ ही उसे जो था पश्चिमीकरण का नेता भी बताया जाता था। सम्राट का जन्मदिन जो था राष्ट्रीय छुट्टी का दिन होता था। भाई जब सम्राट का जन्मदिन होता था ना, उस दिन राष्ट्रीय छुट्टी भी दी जाती थी। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने भी लगा था और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं भी स्थापित होने लगी थी, है ना, और अधिनियम भी कुछ जारी हुए थे, यानी कुछ नियम भी ऐसे बने थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी उस टाइम पर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर जो थी वो चलती आ रही थी। ठीक, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें हुई थी। तो देखिए भाई वो कौन कौन सी चीजें हैं, अब उसके बारे में भी एक बारी नजर डालते हैं। ठीक, तो देखो और क्या हुआ था कि 1890 की, भाई 1890 में भाई क्या हुआ था, सॉरी पहले इसको सीधा, हाँ, अब 1890 की शिक्षा संबंधी राजा ने लोगों को भाई क्या किया, पढ़ने और जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। भाई अब क्या हुआ, जो राजा जो था या फिर उस टाइम की जो शिक्षा जो थी, उसने अपने विकास के लिए और ऐसी चीजों के लिए भाई क्या किया जिससे सार्वजनिक हित हो, उसके लिए भाई क्या करना शुरू कर दिया, जो पढ़ाई लिखाई जो थी इसके प्रति लोगों को प्रेरित जो था वो करना स्टार्ट कर दिया था। और भाई क्या हुआ था कि 1870 के दशक से नई विद्यालय की व्यवस्था का निर्माण हुआ। ठीक, और क्या हुआ था, लड़के और लड़की इस विद्यालय के तहत भाई क्या था, लड़के और लड़कियां इनके लिए स्कूल जाना अनिवार्य भी कर दिया गया था। और ये जापान की बात चल रही है, और 1910 तक तकरीबन ऐसी संस्था जो थी या ऐसी स्थिति आ गई थी कि स्कूल जाने से कोई भी वंचित नहीं रहा था, यानी कि सभी अधिकतर लोग स्कूल जाते ही जाते थे। और भाई पढ़ाई की फीस बहुत कम होती थी जापान में। शुरू में पाठ्यचर्या यानी पढ़ने लिखने की चीजें या पढ़ने की जो तरीका है वो उसमें पश्चिमी नमूनों पर आधारित था। शुरुआत में ये भी सारे के सारे कहीं ना कहीं यूरोप से प्रभावित थे, जिसके कारण भाई क्या था, इनकी शिक्षा भी अंग्रेजों की जैसी ही थी। लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों में इनके थोड़ा जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर भी बल दिया जाने लगा। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता इन्हें समझ में आया कि भाई हमें पश्चिम नहीं, हमें अपने ही देश का इतिहास जो है ये पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और ये अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं जो है क्या दिखाने लगे, ईमानदारी भी हुई, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी ये सामने आई थी। इससे भाई क्या हो गया कि कहीं ना कहीं भाई क्या रह गया कि लोग जो थे वो अपनी ही संस्कृति के बारे में अब पढ़ने लगे थे। तो ये चीजें जो थी ये सामने आई थी। क्लियर है। अब अगला यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो और क्या हुआ था, आई थी, और भाई जो किताबों में जो था माता, अब जो ये इन लोगों ने किताबें छापी, किन लोगों ने, जापानियों ने, तो इन किताबों में माता पिता के प्रति आदर और राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरणा दी जाती थी। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेरी सरकार ने पुराने जो गांव हैं और क्षेत्रीय सीमाओं को क्या किया, बदल दिया और एक नया प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। उस प्रशासनिक ढांचे के तहत क्या हुआ, इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, यानी टैक्स लेने की व्यवस्था जो थी वो निश्चित करी गई, जिससे क्या होगा, स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सारी चीजों को जारी रखा जाएगा। 20 साल से अधिक उम्र के जो भी नौजवान हैं उनके लिए कुछ टाइम के लिए सेना में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता था। यह माना जाता था कि अब हर किसी को, जिसकी उम्र कितनी है, लगभग 20 साल से ज्यादा, उसको सेना में भर्ती होना ही चाहिए। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। ये जापान की बात चल रही है, जापान ने किस तरीके से इतनी ज्यादा वृद्धि हासिल की। और कानून भी अच्छा बनाया जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सकता था, और बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रखा गया कि भाई बैठकें ना हो फालतू की, इससे टाइम भी बचेगा और भाई हम अच्छे से काम कर पाएंगे। और सख्त सेंसर व्यवस्था बना दी गई। और इन तमाम उपायों में भाई क्या हुआ, सरकार को विरोध का सामना भी करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश पर रखा गया था। लेकिन जैसा भी सही है ना, कितने भी विरोध हुए, लेकिन ये नियम कानून इन्होंने लागू करके देश का विकास तो किया ही किया था। तो ये चीजें हुई थी इस टाइम पर। क्लियर है।
अब अगला वाला पेज स्टार्ट करते हैं। यानी कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट जो थे ये सरकारी नियंत्रण के बाहर थे। यानी कि भाई जो सारी की सारी नियम कानून बन गए थे, ठीक, संविधान भी एक तरीके से बन ही गया था, लेकिन फिर भी दो गुट हमेशा से नियंत्रण के बाहर रहे, ठीक। और भाई कौन, और क्या हुआ कि लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो आदेशों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे भी हुए। सेना ने, भाई सेना हमेशा आजाद रही, ये कहीं ना कहीं गलत भी था, क्योंकि सेना अगर आजाद रहेगी और वो अपने हिसाब से ही काम करेगी तो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। सेना और इलाके जीतने के मकसद से मजबूत निर्देश नीति के लिए दबाव डाला। भाई सेना ने क्या किया, सेना ने सोचा कि और हम अपना साम्राज्य बड़ा करेंगे, तो साम्राज्य जब बड़ा होगा तो हमारा देश भी अपने आप बड़ा होगा। तो भाई सेना ने दबाव डाला सरकार पर कि भाई क्या करें कि हमें इजाजत दो कि हम और अटैक करें और लड़ाइयां भी लड़ें, है ना। इस वजह से चीन और इसके जो भी सारे के सारे साथ जमी हुई दोनों में जापान विजयी रहा। भाई देखो क्या हुआ, जिसके कारण भाई क्या हुआ, ये थोड़ा सा धुंधला टाइप का या फिर थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं है ना, लेकिन इसमें भी ये बताया गया है कि चीन की और जापान की लड़ाई हुई थी। किसकी? चीन की और जापान की। चीन और जापान की जब लड़ाई हुई थी तो उसमें जापान जो था वो विजयी रहा। सॉरी फोन थोड़ा सा हिल गया था, ठीक। कौन विजयी रहा? जापान जो था वो विजयी रहा, ठीक। जापान जो था वो जीता था, ठीक। और जापान आर्थिक रूप से विकास भी काफी ज्यादा किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार का जो था वो उसने कुचल दिया था। भाई इसने लोकतंत्र का जो प्रचार हुआ था कि भाई लोकतंत्र चाहिए, आम जनता ने कहा, उस चीज की मांग को ही इसने कुचल दिया था। तो ये चीज जो थी इसकी यहां पर चलती आ रही थी। और क्या हुआ था, आधुनिकीकरण का अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण जो था इसकी मांग हुई थी। अब उसके बारे में देख लेते हैं कि मेजी सुधारों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया था। कृषि पर आधुनिकीकरण यानी विकास किस प्रकार से हुआ, कृषि पर लगा करके भाई क्या किया, कृषि पर जो था टैक्स यानी कि कर लगा करके धन जो था बड़ा ही मात्रा में इकट्ठा किया था, ठीक। जापान की पहली रेल लाइन जो थी वो कब बनी थी? भाई जापान की अगर आपसे कभी भी पूछी जाती है जो जापान की पहली जो रेल की जो पटरी जो थी या रेल लाइन जो थी वो बिछी थी, तो वो 1870 से 1872 के मध्य में जो थी लगाई गई थी टोक्यो में। और टोक्यो कौन है? टोक्यो भाई उसकी राजधानी का नाम है, ये बात आपको पता होगी, क्लियर है। तो ये चीजें हुई थी। और योकोहामा बंदरगाह के बीच ये रेल की पटरी जो थी ये बिछाई गई थी, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी इसमें हमें साफ साफ दिखाई गई हैं, ठीक है। अब अगला वाला ये अब देखो और क्या था कि यहां पर बिछाई गई थी, ठीक है। और क्या रहा था कि सारे के सारी चीजों को इकट्ठा किया गया, ठीक। यहां पर ये रेल सारी बिछा दी गई थी, ठीक। और फिर भाई क्या हुआ था कि वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से मंगाई गई थी। मजदूरों के लिए प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को भी बुलाया गया था। साथ ही साथ उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में भी पढ़ाने के लिए भेजा गया था, ठीक। जापानी विद्यालयों को जो था पढ़ने के लिए यहां पर जापानी विद्यालयों नहीं है, ये विद्यार्थियों लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश में भी भेजा गया ताकि वो क्या कर सके, देश का भला के लिए काम कर सके। और 1872 में जो आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं को जो था दोबारा से स्टार्ट किया गया, जिससे भाई क्या हो सके, सभी लोग जो है इसका लाभ उठा करके देश का भला हो सके। और भाई क्या हुआ था कि जो मित्सुबिशी और सुमितोमो ऐसी कुछ कंपनी थी, इन कंपनियों ने भाई क्या किया, जो सब्सिडी होती है और कर यानी टैक्स में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माण बनाने में मदद मिली। भाई इन्होंने क्या किया, टैक्स इकट्ठा किया सब्सिडी की मदद से। ऐसी जितनी भी चीजें थी इनकी मदद से भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई बड़े बड़े जहाज जो थे वो बना पाए। तो ये चीजें हुई थी और इससे जापानी व्यापार और जो जापानी जहाज है इनमें भाई क्या होने लगा, काफी ज्यादा जो था फायदा होने लगा।
अब भाई औद्योगिक मजदूर, इसका मतलब क्या है? औद्योगिक का मतलब होता है भाई जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें काम करने वाला मजदूर। अब ये वाला टॉपिक है, इस वाले टॉपिक के बारे में भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक यहां पर दिया गया है बिल्कुल शुरू में। तो देखो भाई क्या बताया गया है कि जो औद्योगिक मजदूर है इसकी संख्या 1870 की अगर मैं बात 70 की अगर मैं बात करूं तो 7 लाख से बढ़कर के 1913 में 40 लाख तक पहुंच गए थे। 1870 में कितनी थी? 7 लाख। लेकिन जैसे ही 1913 आया तो इसमें 40 लाख हो गई सीधा। ठीक, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, यानी कि गरीबी जो है वो बढ़ती जा रही थी। और ज्यादातर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग काम किया करते थे, जिनमें से मशीन और बिजली का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक, आधुनिक कारखानों में काम करने वाली में आधे से ज्यादा महिलाएं थीं। भाई आज के टाइम पर जो भी कारखाने हैं, आज के टाइम पर जितने भी फैक्ट्रियां, उनमें आधे से ज्यादा तो महिलाएं काम करती हैं। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी। शुरू में पुरुषों की आबादी बहुत ज्यादा थी कारखानों में, लेकिन फिर भाई क्या हुआ, 1900 जब आया तो 1900 से पुरुषों की आबादी जो थी अब वो बढ़ने लगी। पहले महिलाओं की थी, सॉरी पहले मैंने बोला महिलाओं की आबादी ज्यादा थी कारखानों में, लेकिन फिर 1900 जब आया तब जो पुरुष जो थे इनके भी आबादी बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ी। 1930 तक पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। किसमें? फैक्ट्रियों में, कारखानों में। कारखानों में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। अब 100 से भी ज्यादा मजदूर भाई क्या था, काम करने लगे। 1920 में भाई क्या था, लगभग 2000 मजदूर हो गए थे। और 1930 में लगभग 4000 मजदूर जो थे वो काम किया करते थे। और उद्योग के तेज, अब भाई उद्योग यानी जो फैक्ट्रियां जो थी इनके तेजी से, इनके तेज विकास से लकड़ी, ऐसे कुछ संसाधन जो थे, इनकी मांग जो थी, इनके कारण पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। भाई पर्यावरण जो है काफी ज्यादा दूषित हुआ था। तो ये सारी की सारी जो चीजें जो थी वो हुई थी। क्लियर है? और क्या हुआ था कि 1897 में औद्योगिक जो प्रदूषण है इसके खिलाफ पहला आंदोलन जो था वो किया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी इस टाइम पर चल रही थी। ठीक है भाई, तो पहला आंदोलन हो गया था। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं तो और क्या बताया गया। अब ये देखो तो भाई इसमें और ये बताया गया है कि अब आक्रामक राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। भाई आक्रामक राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अब राष्ट्रवाद की जो भावना है ये बहुत ज्यादा फैली। तो कैसे? मेरी संविधान तो पता ही है भाई, संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था। मेरियों का जो संविधान था वो सीमित था। उसने एक डाइट बनाई थी, सॉरी डाइट नहीं, डाइट होती है, डाइट का मतलब एक तरीका होता है, उस तरीके से चलते थे जिसके तहत वो था क्या, सीमित थे, है ना। 1918 से 1931 के जो दरमियान यानी इसी बीच में जनमत यानी कि वोट के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्री परिषद बनाए थे। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेदभाव जो था वो खोला और खोल करके जो क्या किया था, भुला करके इसके बाद उन्होंने क्या किया था, पार्टियों के जो भेद हैं उनको भुला दिया, यानी कि उनके आपस के बीच के जो भेदभाव हैं उनको खत्म कर दिया, लड़ाई झगड़े सब भूल गए और सबको एक साथ लाया। और राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषदों के हाथों में अपनी सत्ता उन्होंने खो दी। सम्राट सैन्य बलों का जो था वो कमांडर होता था। और 1890 में यह माना जाने लगा था कि जो थल सेना जो जमीन पर होती है ना, और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र यानी ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के काम करेंगे। और 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं और इनके अलावा कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। क्लियर है? तो ऐसी कुछ बातें जो थी वो कही गई थी। अब पश्चिमीकरण और परंपरा, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अगले पेज पर है। भाई क्या हुआ था कि जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की आधुनिक्रमिक जो पीढ़ी है उनके विचार अलग अलग थे। भाई सभी जो लोग जो थे, जापान विकास कर रहा था ना, तो इसके लिए सभी के राय जो थी वो अलग अलग थी। कुछ के लिए कुछ ये कहते थे कि भाई जो जापान है इसको अमेरिका से क्या करना चाहिए, समझौते बनाने चाहिए। और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, तो कुछ ये कहते थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, यूरोप से संबंध हमें अपने स्थापित करने चाहिए, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा भी रखता था। और
फुकुजावा युकिसी का कहना था, ये एक व्यक्ति था, इसका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि एशिया काफी पीछे था इसके मुकाबले, यानी जापान को अपने एशिया लक्षण को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि पश्चिम का हिस्सा उसको बन जाना चाहिए। भाई क्यों बन जाना चाहिए? इसका रीजन ये था कि एशिया जो है ये इतना ज्यादा विकसित नहीं है जितना कि ज्यादा जापान और पश्चिमी जितने भी देश हैं वो सारे के सारे वो थे, क्या नाम है, विकसित थे, है ना। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी जो विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देशी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। भाई कई लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई, हमें विदेशी कल्चर नहीं अपनाना चाहिए, हमें अपने ही देश की जो संस्कृति है इसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और भाई क्या हुआ था, संस्कृति का बढ़ावा देना चाहिए। बहुत से बुद्धिजीवी यानी बहुत से महान लोगों का ये कहना था कि पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वह चाहते थे कि जापान अपने आधार सेना की बजाय लोकतंत्र को बनाए। कई लोग ये कहते थे कि सेना की जगह जापान को अपना मेन जो आधार है वो किसको क्या बनाना चाहिए, लोकतंत्र को बनाना चाहिए। तो ऐसी मांग जो थे वो किया करते थे, ठीक। और क्या हुआ था कि संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जो जनवादी अधिकारी के आंदोलन के नेता जो थे उएकी एमोरो, भाई इन्होंने भाई क्या किया था, अब ये थे, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं आगे। हाँ ठीक है, अब देखो भाई क्या हुआ था। कहां पर थे ये? 1892 नहीं, यहां पर नहीं थे, यहां पर थे, हाँ ठीक है। अब भाई देखो क्या हुआ था, अधिकारी के आंदोलन के नेता जो थे यूस्की एमोरो जो थे, इन्होंने आंदोलन का वो दिया था, समर्थन दिया था कि हाँ भाई हमें जो है अपने ही देश की चीजों को मानना चाहिए, ना कि पश्चिम की। 1857 से 1892 में फ्रांसीसी क्रांति में भाई क्या हुआ, मानवों के प्राकृतिक अधिकार और प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर जो था वो प्रशंसक थे, यानी कि खुश थे, ठीक है। और वो ये कहते थे कि हाँ भाई ये ठीक है, क्योंकि वो अपने ही देश के चीजों को मानता था, ना कि दूसरे, ठीक। तो ये चीजें थी। और भाई क्या हुआ, इसके अलावा भी और भी सारी कई चीजें हुई थी, जैसे वह उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे। उदारवादी यानी आजादी की भावना जो रखते थे, जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सकती थी। और कुछ जो थे वो दूसरे लोग जो थे वो महिलाओं के मताधिकार की सिफारिश उन्होंने की थी। इस दबाव से ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य कर दिया कि हाँ भाई संविधान बनना चाहिए, संविधान एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बनता है, ठीक। अब अगला टॉपिक आ जाता है रोजमर्रा की जिंदगी। रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कैसी थी। तो पैतृक यानी जब जिस घर में पिता मैन होता है वो पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां जो है वो उन पीढ़ियों के जो मुखिया है और नियंत्रण जो है उनमें ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे लोग जो था समृद्ध हुए, विकसित हुए, परिवार के बारे में नए विचार भी वो फैलने लगे। पहले क्या रहता था कि पिता ही घर का मेन व्यक्ति होगा, वही जो होता है सारे के सारे काम करता है, ठीक है। ये बात जो थी पहले बहुत ज्यादा लेवल पर मानी जाती थी। लेकिन फिर भाई जैसे जैसे लोग जो थे वो डेवलप हुए, समझदार हुए, तो उन्होंने इस वाली मांग को जो था वो मना कर दिया या हटा दिया कि भाई पिता ही घर का मैन हो सकता है, ठीक है। नया घर आया जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्या बोलते थे, होमू कहते थे, ठीक। जापान के जो लोग थे वो इस नए घर को होमू बोलते थे। इसका संबंध मूल परिवार से होता था, जहां पर पति पत्नी ये साथ रहते थे और साथ रह करके कमाते थे, ठीक। पारिवारिक जीवन को इसी नई समझ ने एक नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की जो थी वो मांग जो थी इसी वजह से पैदा हुई थी, ठीक। तो ये सारी की सारी जो चीजें जो थी आपको भाई मैंने पार्ट जो है इसमें पार्ट जो है सेकंड में मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। अगर फिर भी ऐसा कोई चीज है जो कि पार्ट सेकंड में आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे बता दीजिए, जिससे कि भाई मैं क्या कर सकूं, आपका जो भी डाउट रह गया है वो क्लियर कर सकूं, क्लियर है। अब भाई अब एक वीडियो बनेगी, यानी पार्ट थर्ड बनेगा, और वहीं पर ये पूरी की पूरी वीडियो जो है आपकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक,
ठीक है, मिलते हैं ऐसी आपसे एक प्यारी सी वीडियो में। वैसे इसका थर्ड पार्ट भी मैं कुछ ही टाइम में अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी अच्छी सी वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।